हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 4 अक्टूबर और शुरू करते हैं फिलिप्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली जो न्यूज है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे जितनी अरेस्ट हो रही है उनको लेकर चिंता जताई है। अभी आपको पता होना चाहिए 2021 तक 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर अरेस्ट किया गया है। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि चलो आपने अरेस्ट तो किया, पर उनके अरेस्ट होने के बाद उनको जो कानूनी हेल्प की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हेल्प होती है, उनके लिए जो प्रोविजन बनाए गए, उनका भी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो पालन नहीं करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पे ज्यादा चिंता जताई कि आपने उनकी पर्सनल लिबर्टी को छीन लिया, वो समझ में आता है, पर उनके पास जो सेफ थे कॉन्स्टिट्यूशन ने और जो लॉ ने प्रोवाइड किए थे, उसको तो एटलीस्ट आप स्ट्रिक्टली अधेर करो। अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन को देखें तो क्या होता है, जब आप किसी पर्सन को अरेस्ट करते हो सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी करने वाला है जिससे पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, तो हमारे देश को, हमारे समाज को किसी प्रकार का खतरा हो सकता है, इस वजह से उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन से अरेस्ट किया गया है। अभी तक उसने कुछ ऐसा काम किया नहीं है, पर हो सकता है वो ऐसा कुछ करने वाला हो। जनरली ऐसे केस में उसकी पास्ट हिस्ट्री देखी जाती है कि वही वो पहले से आदतन अपराधी है, तो हो सकता है ऐसा, या फिर कोई इंटेलिजेंस इनपुट दिया होगा कि ये व्यक्ति कुछ इलीगल काम करने जा रहा है। हमारे देश में अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन को किस लॉ के तहत अरेस्ट किया जाता है, 149, 153 ऑफ सीआरपीसी, ये सेक्शन लगाए जाते हैं जब जब किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन करना हो। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट में भी इसका प्रावधान है और यूएपीए एक्ट में भी इसका प्रावधान है। अभी जो आपने पीएफआई पर जो बैन देखा था वो यूएपीए एक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाया गया था। उसके अलावा हमारे देश में जो संविधान है उसके आर्टिकल 22 और के प्रोविजन 1 और 2 में कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं। जो ऐसे व्यक्ति को जो पुलिस अरेस्ट करती है तो उससे रिगार्डिंग कुछ प्रोटेक्शन आपको दिए गए, कुछ अधिकार आपको दिए हैं कि आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करना होता है, 24 आवर्स में आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। पर ये जो फैसिलिटी, ये जो आपके प्रोटेक्शन है, ये उन लोगों को नहीं मिलती जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर अरेस्ट किए गए। तो ये इसका एक्सेप्शन है। अब जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ जजमेंट दिए हैं। अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1982, इसमें ये बताया गया था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं है। ये तो सिर्फ आप उसको रोक रहे हो कि वो सोसाइटी में किसी प्रकार का गलत काम ना करे। पर हमारे देश में जो पुलिस व्यवस्था है वो कभी कभी ऐसे गलत चार्जेस के नाम पर लोगों को अरेस्ट कर लेती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर, तो उसका मिसयूज होने लगता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और सुप्रीम कोर्ट ने राम मनोहर लोहिया केस में भी ये बताया था कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो बहुत ही रेयर केस में होना चाहिए। जब आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा क्राइम होने जा रहा है या कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, उस केस में आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन करना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड की, 2022 की। तो सबसे क्लीनेस्ट अगर ग्रामीण इलाके हैं, रूरल विलेजेस हैं, वो किसके हैं? तेलंगाना। तेलंगाना ने ये अवार्ड अपना नाम किया है। और उसके बाद किसका नाम आता है? हरियाणा का और फिर तमिलनाडु। इन तीन स्टेट के जो विलेजेस हैं वो सबसे क्लीन विलेजेस हैं, इसलिए तेलंगाना को फर्स्ट प्राइज मिला है, हरियाणा सेकंड है और तमिलनाडु थर्ड में है। और इसके अलावा अगर हम स्मॉल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो क्लीनेस्ट विलेज हमको मिलते हैं अंडमान निकोबार में। उसके बाद दादरा नगर हवेली, दमन दीव और फिर सिक्किम में। तो अगर हम स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें ग्रामीण इलाकों में तो उसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो 40% ये देखा जाता है कि जो उसका वेस्ट कलेक्शन है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसको कैसे कलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद 30% उसका जैसा प्रोसेसिंग हो रहा है, उसका डिस्पोजल कैसे हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप कूड़ा कचरा के पहाड़ बनाते जा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद उस स्टेट में ये देखा जाता है कि कितने विलेजेस को ओडीएफ मिले हैं, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री का सर्टिफिकेट दिया गया है। फिर इसके बाद 5% आपको बिहेवियर चेंज देखना होता है, लोगों में जागरूकता कैसी है, लोग जो क्लीनलीनेस हाइजीन का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग देखी जाती है कि वहाँ की जो बॉडीज हैं वो ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, वो जागरूकता फैला रही है कि नहीं फैला रही हैं, वो कचरा कलेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही हैं। तो ये सब इसके पैरामीटर्स है ग्रामीण के, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के। अब अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें ग्रामीण इलाके की, ये इसका फेज 2 लॉन्च हुआ। ये कब से कब तक चलेगा? 2020-21 से लेकर 2024-25 तक ही चलेगा। इसका जो मेन एम क्या है कि जो सॉलिड और लिक्विड और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है इसको अब खत्म करना है हमारे रूरल इंडिया से भी। पर ये हमें अचीव करना है। इससे पहले हम ओडीएफ का टारगेट था ग्रामीण इलाकों में, पर अब फेज 2 चल रहा है जिसका ज्यादा फोकस वेस्ट मैनेजमेंट पे ज्यादा है। अगर हम इसके फंडिंग पैटर्न की बात करें तो ये जब नॉर्थ ईस्टर्न इलाके हैं उनको कितना देना पड़ता है? सेंटर देगा 90% और स्टेट खर्च करेगा 10%। और अदर स्टेट के लिए 60-40 का रेशो, 60 सेंटर और 40 स्टेट खर्च करेगा। और यूटी के लिए पूरा 100% सेंटर खर्च करेगा इस स्कीम के लिए। इस स्कीम को रन कौन कर रहा है? अगर हम अर्बन इलाके में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स स्वच्छता अभियान चला रही है अर्बन एरियाज में, और जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फॉर अर्बन एंड रूरल एरिया से ये चला रही है ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता अभियान। इससे पहले
अर्बन इलाकों को भी स्वच्छता अवार्ड मिले थे, तो उसमें इंदौर में लगातार छठी बार ये क्लीनलेस सिटी का अवार्ड जीता है। और मध्य प्रदेश जो है वो स्टेट वाइज ने टॉप किया है। ये जो अवार्ड दिए जा रहे हैं वो किसका पार्ट है? आजादी के, हमारे जो आजादी के जो 75 साल वो लग रहा है अमृत महोत्सव, उसका एक पार्ट है। और तिरुपति को बेस्ट सिटीज मिला है किस कैटेगरी में? सफाई मित्र सुरक्षा कैटेगरी में। उसके बाद हरिद्वार को बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड मिला हुआ है। और कर्नाटका के शिवमोगा को फास्ट मूवर सिटी अवार्ड किया गया है। तो ये आपको प्लीज में ये फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, कभी यूपीएससी ने पूछा तो आपको पता होना चाहिए। अगली जो न्यूज है वो युवा 2.0 मिशन के बारे में। ये युवा 2.0 मिशन क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है। इस स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये ऑथर्स को लेकर, मतलब हमारे देश में राइटर्स को प्रमोट करना है, खासकर जो यंग एज के जितने राइटर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करना है कि आप आइए, आप बुक लिखिए, आप में वो राइटिंग स्किल, आपकी रीडिंग एबिलिटी, आपके जो अवेयरनेस है बुक्स को लेकर, उसको बढ़ाना है। तो इस ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या है कि जो भी व्यक्ति जो 30 साल से कम की एज का हो उसे इंकरेज करना है, उसे मेंटरशिप प्रोवाइड करनी है, ताकि वो उनमें रीडिंग की, राइटिंग की और जो बुक कल्चर की है उसको प्रमोट किया जा सके, ताकि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा राइटर्स आ सके। इनके लिए उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, मेंटरशिप दी जाएगी, 50,000 पर मंथ दिया जाएगा। तो ये बेसिकली पूरी स्कीम है। तो ये जो स्कीम है किसका पार्ट है? इंडिया @75, मतलब जो हमारे आजादी की जो 75 साल हो गई उसके सेलिब्रेशन में ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इसकी थीम क्या है? डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन, इवेंट्स, पीपल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन एन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव मैनर। मतलब हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक आइडियाज है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, उन्हें प्रमोट करना है आपकी बुक के थ्रू। इससे आप में जितने भी यंग ऑथर्स है उनमें हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज का इंकल्केशन हो सकता है, वो फिर अपनी बुक्स के थ्रू दूसरी कम्युनिटीज में ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में ये और स्प्रेड करेंगे उस नॉलेज को। तो इसका इंपॉर्टेंस कैसे स्कीम की? हमारे जो देश में जितने राइटर्स हैं उनको डेवलप करना, ताकि वो इंडियन हेरिटेज, कल्चर और नॉलेज सिस्टम पर ज्यादा से ज्यादा बुक लिखें। जब ऐसे नए यंग ऑथर्स ऐसे सब्जेक्ट पे बुक लिखेंगे तो इससे डेमोक्रेसी, हेरिटेज और कल्चर की अवेयरनेस बढ़ेगी। पर उससे ज्यादा जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी बुक पढ़ेगा तो उससे हमारे देश के बारे में और ज्यादा जागरूकता फैलेगी, टूरिज्म बढ़ेगा। तो इससे एक सॉफ्ट पावर भी इंडिया की इंक्रीज होगी। अगर इस स्कीम की बात करें तो ये कौन रन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये नेशनल बुक ट्रस्ट इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये होगी पूरी स्कीम युवा PM 2.0। अगली जो न्यूज है वो स्टॉकहोम कन्वेंशन को लेकर। दरअसल इसकी जो रिव्यू कमेटी थी उसकी 18th मीटिंग का समापन हुआ है, जिसमें 2 नए केमिकल डेक्लोरेम प्लस और UV328 इसे स्टॉकहोम कन्वेंशन की एनेक्स ए में इंक्लूड कर लिया है। मतलब ये वो पीओपी हैं जिनका यूज अब रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए एक खतरा है। पर हमारे लिए प्लीज के पर्सपेक्टिव से ये जानना जरूरी है स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे कन्वेंशन लगातार पूछ रही है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन एक ग्लोबल ट्रीटी है और ये लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है, और इंडिया ने इसे 2006 में रेटिफाई कर दिया था। तो ये ट्रीटी दरअसल पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, मतलब ऐसे केमिकल जो हमारे एनवायरनमेंट में सालों साल चले आते हैं, क्योंकि उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता नेचुरली, तो वो हमारे इन्वायरमेंट में बायो एक्यूमुलेट होते रहते हैं और फिर ये हमारे फूड चेन, मरीन चेन में शामिल हो जाते हैं। इससे हमारे इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों को खतरा हो जाता है। तो इसीलिए इनके यूज को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, और जो ज्यादा टॉक्सिक है उनके यूज को एंड करना है, मतलब उसके यूज को बैन कर देना है। क्योंकि ये जो कंपाउंड होते हैं ये इनका डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है, ना तो केमिकली, ना बायोलॉजिकली, ना फोटोलिटिकली प्रोसेस इनका पॉसिबल है। तो इसीलिए इनके यूज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये स्टॉकहोम कन्वेंशन लाया गया था, और इंडिया इसकी पार्टी है। अभी ये न्यूज में इसलिए क्योंकि डेक्लोरेन प्लस और UV328 को स्टॉकहोम कन्वेंशन में के एनेक्स ए में इसे शामिल कर लिया गया है। अब बात करते हैं स्टबल बर्निंग इशू के ऊपर। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार जो स्टबल जनरेशन है, जो स्टबल बर्निंग होने वाली 2022-23 में, वो 1 मिलियन से ज्यादा बढ़ जाएगी। 1 मिलियन टन, टोटल 6 मिलियन टन की बर्निंग होगी। तो इससे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा प्रदूषण होने वाला है। खासकर दिल्ली के इलाकों में आप देख सकते हो, अभी दिवाली आने वाली है और विंटर में जो पोल्यूशन लेवल है वो दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो रेसिड्यू बर्निंग के क्या रिपरकशन देखने को मिलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बढ़ जाता है, सूट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाते हैं, हेल्थ हजार देखने को मिलते हैं ह्यूमंस में, एनिमल में, बर्ड्स में। ऑब्वियस बात है एयर पोल्यूशन, बहुत ज्यादा जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है, कार्बन लॉस होता है, हमारे आग लगाने से जो सॉइल होती है, फ्लोरा एंड फौना, उसको नुकसान होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है, जो प्लांट होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स खो देते हैं। तो ये बेसिकली सारे नुकसान है
स्टबल बर्निंग से। अब स्टबल बर्निंग होती क्या है, दरअसल जब आप खेती करते हो तो जब व्हीट और राइस और जो भी दूसरी अन्य जो फसलें हैं, उसके बाद जब आप उनका हार्वेस्टिंग कर लेते हो तो कई सारे रेसिड्यूज उस फील्ड में रह जाते हैं। तो क्या होता है, इन रेसिड्यूज को अगर आप मैकेनिकली या फिर डिकम्पोज करने जाओगे, हटाओगे, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो किसान क्या करते हैं, इन्हें आग लगा देते हैं, जला देते हैं। तो उन्हें ये चीप लगता है क्योंकि ये ज्यादा इसमें कॉस्ट आती नहीं है। और बाकी जो तरीके हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, उनको ऑलरेडी जो उनकी प्राइस रियलाइजेशन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वो बहुत कम होती है। तो जनरली ये स्टेबल बर्निंग को प्रेफर करते हैं। पर इससे होता क्या है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलने लगता है। तो हमें इसे कम करना ही होगा। अब जैसा कि हमने बताया कि स्टेबल बर्निंग करते क्यों हैं, क्योंकि अधिकतर अब आप खेतों में देखोगे तो मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग होने लगी है। इसका मतलब अब जो हार्वेस्टर होते हैं, जो मशीन आती है, जब आप उससे हार्वेस्ट करते हो तो वो सिर्फ जो उसका ग्रेन है वो सब ले लेती है, वो जो पीछे के रेसिड्यू है वो सब पीछे छोड़ देती है। पहले क्या करते थे किसान, अपने हाथों से जो लेबर्स होते थे वो अपने हाथों से हार्वेस्ट करा करते थे, तो उनसे इनके रेसिड्यूज इतने नहीं बचते थे। पर जब आप हार्वेस्टर यूज करते हो तो रेसिड्यूज रह जाते हैं। और दूसरा ये कि जब सपोज करो अपने खरीफ क्रॉप उगाई, अब आपको पता है कि रबी की क्रॉप आने वाली है, तो उनके बीच में जो टाइम स्पैन होता है बहुत कम होता है दोनों के बीच में। तो इतना टाइम नहीं ले पाता कि आप रेसिड्यू कलेक्ट करो, उसको साइंटिफिकली डिकम्पोज करो। तो वो क्या करते हैं, स्टेबल बर्निंग करते हैं, जला देते हैं। इससे उनका समय बचता है और अगली फसल के लिए जो फील्ड है वो जल्दी तैयार हो जाती है। पर एयर पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। एयर पोल्यूशन साथ में आपको पता है कि सोइल फर्टिलिटी कम होने लगती है, उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम होने लगते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और खासकर क्लाइमेट को बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। और सबसे ज्यादा इसका एग्जांपल है दिल्ली एनसीआर। अभी दिवाली आएगी तो आपको दिख जाएगा कि कैसा पोल्यूशन है वहां पे अभी। अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो कई सारे सोल्यूशन अपनाए गए हैं। एक एक्शन प्लान बनाया गया है जो जितने भी दिल्ली के आसपास की जो स्टेट्स हैं उन सबको इस स्टेबल बर्निंग को रोकना होगा या फिर मैनेज करना होगा। दिल्ली का 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान होता है। खर्च नहीं करते, इसमें कंस्ट्रक्शन की जो साइट्स हैं वो बंद कर देते हैं और सीएनजी प्रमोट करना दिल्ली में। तो ये सब उनके सॉल्यूशंस हैं, पर वो इतने इफेक्टिव नहीं है। आपको स्टेबल बर्निंग को ही रोकना होगा। उनके लिए आप किसानों को एक अल्टरनेटिव ऐसा दीजिए ताकि उनके लिए कॉस्ट फ्रेंडली भी हो और हमारे लिए भी वो इजी पड़े, ताकि हम भी एयर पोल्यूशन के ज्यादा शिकार ना हो। इसके अलावा अगर आप एग्जांपल दोगे तो बायोडिकम्पोजर का दे सकते हैं, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट का दे सकते हैं, बायोमास का दे सकते हैं, 2G इथेनॉल, बायोगैस प्लांट। तो ये सब आपके एग्जांपल्स हैं, आप चाहो तो देख लेना अपने एग्जांपल में, जो आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप ये सब लिख सकते हो। अगली जो न्यूज है वो आर्कटिक ओशन को लेकर है। दरअसल एक रिसर्चर्स की टीम ने वहां पे जब रिसर्च की तो वो पता लगाया कि जो आर्कटिक ओशन का जो वाटर है वो एसिडिक होता जा रहा है। और ये हमारे चिंता की बात है। और इसका जो एसिडिटी लेवल है वो 3 से 4 गुना बढ़ चुका है। और इसका कोरिलेशन इन्होंने ये दिखाया कि जितना ज्यादा आइस मेल्ट हो रही वहां की, उतना ज्यादा जो ओशन एसिडिफिकेशन है वो बढ़ रहा है। तो ये आप ग्लोबल वार्मिंग का एक और एग्जांपल दे सकते हो। जितनी ज्यादा आइस मेल्ट होगी उतना ज्यादा ओशन का एसिडिफिकेशन बढ़ेगा और ये हमारे इन्वायरमेंट और मरीन जो इकोसिस्टम है उसे बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। तो आपको अगर पता होगा सी वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है वो नॉर्मली एल्कलाइन होती है, मतलब 8.1 से ज्यादा होती है। जब 7 के नीचे होती है तो वो एसिडिक होने लगती है। पर ये जो सी वाटर होता है वो नॉर्मली एल्कलाइन होती है। अब प्रीलिम्स में यूपीएससी ये पूछ सकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आर्कटिक ओशन का वाटर एसिडिक क्यों हो रहा है, इससे क्या कारण है। पहला जो कारण बताया जा रहा है वो ये है, दरअसल जो सी आइस होती है उसके नीचे जो पानी होता है, जो वाटर होता है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का डेफिसिट होता है। तो जब आइस मेल्ट करती है और ये जो वाटर है जो सी आइस के नीचे था वो जब एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू करता है और एसिडिक बन जाता है। तो ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि जो मेल्ट वाटर होता है, जो पिघलने के बाद जो पानी बचता है, वो क्या होता है, लाइटर होता है। तो क्या होता है कि जब डीपर वाटर से वो मिलता है तो मिक्स नहीं हो पाता इतनी इजीली। तो ये जो मेल्ट वाटर है लाइटर होने के कारण सरफेस में ही जमा हो जाता है। तो इसी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कॉन्सेंट्रेट होता रहता है और ये और ज्यादा एसिडिक, सी वाटर को और ज्यादा एसिडिक कर देता है। तीसरा जो रीजन ये है कि जो मेल्ट वाटर होता है वो सी वाटर के कार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट कर देता है। ये क्या करता है, कार्बन आयन कंसंट्रेशन ये कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज कर देता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है, बायोकार्बोनेट में। पर अगर मेल्ट वाटर जो सी वाटर के इस कार्बन आयन कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट कर देगा तो जो सी वाटर की जो एबिलिटी होगी कार्बन डाइऑक्साइड को बायोकार्बोनेट में कन्वर्ट करने की वो ही कम हो जाएगी। तो इससे और ज्यादा उसका ओशन का पीएच बढ़ जाए, मतलब कम हो जाएगा, तो ये एसिडिक हो जाएगा। तो ये आपके 3 कारण है क्यों आर्कटिक ओशन का वाटर अब एसिडिक होता जा रहा है। ये आपके मेंस में और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन किया जा रहा है जिसमें आपको 2 डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे। एक एकेडमिक मेंटर होगा आपका, एक फॉलोअप मेंटर होगा जो आपकी स्टडी को ट्रैक पर रखेगा।
उसके अलावा एक पीवाईक्यू बेस्ड मेंस लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम है और एक करंट अफेयर एनालिसिस का प्रोग्राम समाचार वाणी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा फिलोसॉफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी की ऑप्शनल क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है और अन्य जानकारी के आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।